हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चली हुई। ठीक है दोस्त, तो आज हम बिहार एसएससी का सेट नंबर 4 आप लोग साथ डिस्कस करने वाले हैं और उम्मीद करते हैं कि सेट नंबर 4 आप लोग को बेहद पसंद आएगा। ठीक है, और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए। इससे पहले टेरिया का प्रैक्टिस सेट 3 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुके हैं, अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ किरण पब्लिकेशन का भी अपलोडिंग हो चुका है और प्लेटफॉर्म का भी, तो अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और एक साइंस का प्रैक्टिस सेट डेली चलता है जो शाम को 4 बजे आप लोग को मिलता है। ठीक है, तो ये सब आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपको फर्स्ट जो स्क्रीन पे दिख रहा है। पहला कहता है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवान कब प्रदान की थी। यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 12 अगस्त 1765 को। याद रखिएगा 12 अगस्त 1765 को, यानी 1764 में बक्सर युद्ध के विजय के बाद तत्कालीन बंगाल के गवर्नर कौन थे उस वक्त। रॉबर्ट क्लाइव ने शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की पहली संधि कब हुआ था, तो 12 अगस्त 1765 को किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 कहता है निम्नलिखित में से किसे भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। यहाँ पर राइट आंसर आपका देखा है तो यहाँ पर डी हो जाएगा क्रिस्टो दास पाल, यानी क्रिस्टो दास पाल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी 1861 इसमें क्रिस्टो दास पाल हिंदू पेट्रियार्ट के संपादक बने और इन्हें भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। चलिए रहा अगला प्रश्न। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 कहता है कि लॉर्ड डलहौजी की राज हड़प नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में से सबसे पहले लिखा हो कि सबसे पहले किस राज का विलय हुआ था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। सतारा का सबसे पहले हुआ था और ये कब किया गया था, तो 1848 ईस्वी में। याद रखिए 1848 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद जैतपुर को कब, 1849 ईस्वी में। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए झांसी की बात करें तो 1853 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 कहता है कि पुस्तक अ नेशन इन मेकिंग किसने लिखी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा लिखी गई है। इन्होंने द बंगाली नामक समाचार पत्र का भी, द बंगाली नामक समाचार पत्र है, इसका भी प्रकाशन जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने ही किया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 कहता है कि किस आंदोलन से पूर्व महात्मा गांधी ने कहा था कि मैंने रोटी मांगी थी बदले में मुझे पत्थर मिला। आपको बताना किस आंदोलन से पहले बोले थे। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। याद रखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, तो ये दांडी यात्रा के बाद शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 कहता है कि जियात रंग आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा मणिपुर। याद रखिएगा मणिपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 कहता है कि मुसलमानों में शिक्षा प्रसार के लिए बिहार में किस जिले में 1872 में साइंटिफिक सोसाइटी का गठन किया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा मुजफ्फरपुर इसके राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए मुजफ्फरपुर इसके राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 कहता है पटना युवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 1927 में पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कहता है हुमायूं द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से सबसे बाद में कौन सा युद्ध हुआ था, कौन सा युद्ध लड़ा गया। तो पहला कौन सा था, देवरा का युद्ध हुआ था। उसके बाद चौसा का, उसके बाद बिलग्राम का और लास्ट में सरहिंद का। तो यहाँ पर सरहिंद का युद्ध लास्ट में हुआ था और कब हुआ था, तो 1555 में। देवरा का युद्ध हुआ था 1531 में। उसके बाद चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 में। लास्ट में हुआ था सरहिंद की लड़ाई जो हुआ था वह 1555 में। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे बाद में कौन हुआ था, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 कहता है कि आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा गुरु अर्जुन देव इसके राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए गुरु अर्जुन देव जो है इसके राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कहता है कि निम्नलिखित में किस हड़प्पा पाई स्थल से एक उन्नत जल प्रबंध का साक्ष्य प्राप्त हुआ। तो याद रखिएगा धौलावीरा से। याद रखिए धौलावीरा से ये प्राप्त हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। दोस्त सेशन को लाइक करते चलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 कहता है निम्नलिखित में से किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। यानी किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा विंसेंट स्मिथ ने। याद है विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन
कहा था। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 शासक और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को क्या किया था, हराया था। याद रखिएगा, किसने, तो समुद्रगुप्त ने। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13। निम्नलिखित में आपको बताना कौन सा कथन यहाँ पर आपका असत्य है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। बौद्ध धर्म में संघ की सदस्यता राजा के सेवक, चोर, दास एवं रोगी व्यक्तियों को भी प्रदान की जाती नहीं। रोगी व्यक्ति सबको प्रदान नहीं की जाती। ये स्टेटमेंट आपका गलत है। बाकी सभी सही है कि बौद्ध धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म में संघ में प्रस्ताव के पाठ को अनुशासन कहा जाता है। ये तीनों का तीनों यहाँ पर राइट है, लेकिन डी आपका गलत है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14। क्वेश्चन नंबर यहाँ 14 कहता है संविधान सभा की अंतिम बैठक निम्न में से कब हुई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 24 जनवरी 1950 यानी 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। और इसे पूरी तरह से इसको लागू कब कर दिया गया था, तो ये भी याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को, ये भी याद रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 कहता है कि लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षित है। तो टोटल सीट की बात किया, दोनों को अगर ऐड किया जाए, पहले देखिए अनुसूचित जाति इसका कितना है, 84 है, और अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीट आरक्षित है, तो 47 है। अरे जब दोनों को ऐड कीजिएगा तो 131 आएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 कहता है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली निजी क्षेत्र के अंतर्गत एनपीएस से जुड़ने की अधिकतम आयु निम्नलिखित में से कौन सी है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 65 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, नाभिकीय निवारण परमाणु प्रतिरोध इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 कहता है संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, डॉक्टर एच सी मुखर्जी। याद है, डॉक्टर एच सी मुखर्जी जो है इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कहता है केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषद में सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के माध्यम से मिला है। यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, भारत परिषद अधिनियम 1909। याद रखिए, भारत परिषद अधिनियम 1909 इसके राइट आंसर हो जाएगा। चलिए रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि संसद सदस्यों को निरर्हता अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, भारतीय निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। याद रखिएगा, राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचक केंद्र स्थापित किया गया। तो आपको बताने कि कहाँ स्थापित किया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, इसका स्थापना ओस्लो में किया गया। याद रखिए, ओस्लो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये नॉर्वे देश में पड़ता है। नॉर्वे देश की राजधानी याद रखिएगा ओस्लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 कहता है भारतीय मानक समय को याम्योत्तर नहीं गुजरती। यानी कहने का मतलब भारतीय मानक समय की बात किया जाए, यानी 82.5 डिग्री जो पूर्व देशांतर रेखा है, पूछा जा रहा है कि किस राज्य से ये पास नहीं करता है। तो आंध्र प्रदेश से पास करता है, छत्तीसगढ़ से करता है, उत्तर प्रदेश से करता है, लेकिन महाराष्ट्र से नहीं करता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिए कि भारतीय मानक समय जो है ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से, तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला हो गया यूपी, उसके बाद हो जाएगा मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा और लास्ट में आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 कहता है कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार के संपर्क में है। तो यहाँ पर राइट, पहले भी क्वेश्चन डिस्कस किया जा चुका है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो। याद रखिए, अरुणाचल प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले भी है कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, तो भी याद रखिए अरुणाचल प्रदेश में। अगर आप मैप देखिएगा तो यहाँ पर गुजरात है, यहाँ पर क्या गुजरात है, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर टिड्डी ऊपर में। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस की बात किया जाए समय का, तो 2 घंटे का डिफरेंस होता है। याद रखिएगा, 2 घंटे का डिफरेंस होता है, यानी गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 कहता है निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा अनाईमुदी। याद रखिए, अनाईमुदी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। अब ये कहाँ है, ये केरल राज्य में। कहाँ है, ये केरल राज्य में है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 2695 मीटर जो है इसकी हाइट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 कहता है कि मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अलकनंदा इसका राइट आंसर। याद अलकनंदा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 कहता है निम्नलिखित में कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं स्थित है। यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा भालकुंड जो है ये नर्मदा नदी पे नहीं है बल्कि बीहड़ नदी पे स्थित है। याद रखिएगा, ये जो है बीहड़ नदी पे स्थित है, बीहड़ नदी पे स्थित है भालकुंड। बाकी सभी जो है नर्मदा नदी पे। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 27 कहता है कौन सा राज्य
समूह भाखड़ा नागल परियोजना से जल प्राप्त करता है। यहाँ पर राइट आंसर आपको कौन कौन हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा, पंजाब होगा, राजस्थान होता है। राइट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और ये बात करते हैं भाखड़ा नागल तो किस नदी पे है, ये सतलज नदी पे। किस पे है, सतलज नदी पे, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 कहता है भारत में आर्थिक उदारीकरण, जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स लिबरलाइजेशन बोलते हैं, शुरू हुआ है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति में वास्तविक बदलाव के साथ राइट आंसर आपके यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 29 कहता है दिए गए क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज पर विचार कीजिए और उन्हें क्रमानुसार व्यवस्थित करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहले कौन होगा, तो यहाँ क्रिसिल जो लिखा हुआ है, इसकी स्थापना कब हुआ था, 1993 में। केयर की बात करें यहाँ पर, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 29 देखिए, आपको बताने यहाँ पर दे रखा है नीचे, काल क्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना। पहले यहाँ पर केयर लिखा हुआ, केयर की स्थापना कब हुआ था, तो 1993 से, याद रखिए। उसके बाद ICRA, इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1991 में। इसका हुआ था 1987 में, 1987 में। तो पहले कौन हुआ था, थ्री होगा, थ्री होगा, 2 होगा, 1 होगा, तो कौन सा ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन आपका दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 कहता है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं, कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। तारापुर समिति जो है ये आपका सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 कहता है भारत में तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित नहीं, आपको बताएं तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित कौन नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सिर्फ 3 यहाँ पर होगा, जो वानिकी और मत्स्यिकी की जो है ये तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कहता है भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन एक उद्देश्य नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, अंतरराज्यीय व्यापार नियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए जो फ्रेंड्स अगर पहली बार विजिट भी करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्त, और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कहता है कि भारत में खाद्य प्रबंध का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, खाद्य का निर्यात करना जो है खाद्य प्रबंध का उद्देश्य नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34, भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में कौन सा संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO क्या करती, जारी करती है। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 कहता है भारत के बजट में किस वर्ष वस्तु लेन देन कर यानी CTT प्रस्तुत किया गया था, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 2013 से 14, याद रखिए राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 कहता है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है की शुरुआत कब की गई, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा 1985, इसका राइट आंसर, याद है 1985 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर अर्जुन पुरस्कार की बात करें, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था, तो भी याद रखिए 1961 में हुआ था। अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब शुरू हुआ था, भी याद रखिए 1991 से 92 में हुआ था। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2009 से, तो ये सब फैक्ट याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 कहता है आकाशदीप पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए आकाशदीप पुस्तक के लेखक कौन है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है कि केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये रुड़की में स्थित है। याद रखिए कहाँ स्थित है, तो रुड़की इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 कहता है भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा, देखिए पहली बोलती फिल्म आलम आरा किस वर्ष प्रदर्शित हुई थी, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 1931 में। याद रखिए 1931 में इसको प्रदर्शित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40 कहता है बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी, आपसे पूछा जा रहा है। 13 करोड़ के आसपास है, तो 13 दो जगह लिखा हुआ है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये बी वाला हो जाएगा। ठीक है, 13,07,25,310 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी 13 करोड़ 7 लाख, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 41 का था शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 हेतु किसे चुना गया है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा नरगेस मोहम्मदी को, याद रखिए नरगेस मोहम्मदी को चुना गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। दोस्त वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो फ्रेंड चैनल पे पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए। जब तक आप बेल आइकन प्रेस नहीं कीजिएगा मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 42 कहता है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स प्रतिवर्ष
किन संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, WEF के द्वारा जारी किया जाता है। अगर हम बात करें 2023 में इस सूची में भारत का स्थान कौन सा है? तो 127वां स्थान, याद रखिएगा 127वां स्थान। अगर पहला स्थान की बात किया जाए तो आयरलैंड है, पहला स्थान पे कौन है? तो आयरलैंड है। और लास्ट पे कौन है? तो अफगानिस्तान है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 43 कहता है कि एकता एकता सैन्य अभियान 2023 किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा भारत और मालदीव, याद रखिए भारत और मालदीव इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 44 कहता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 का थीम आपसे पूछा, 2023 का थीम क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ग्रो फूड नोट टोबैको, यानी ग्रो फूड नोट टोबैको, यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ विश्व तंबाकू निषेध दिवस, तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है भी याद रखिएगा, 31 मई को मनाया जाता है, 31 मई को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 45 कहता है अर्जुन पुरस्कार 2023 से सम्मानित साक्षी कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा कबड्डी से, इनके याद रखिए कबड्डी से। अब रहा सवाल के अर्जुन पुरस्कार की बात किया जा रहा है तो 2022 में बताइए कि अर्जुन पुरस्कार कितने खिलाड़ी को दिया गया है? तो याद रखिएगा 25 खिलाड़ी को, याद रखिए 25 खिलाड़ी को दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 46 कहता है 19वां G20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? आपको बताना 19वां G20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा, लिखा हुआ कहाँ किया जाएगा। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा ब्राजील में किया, याद रखिएगा ब्राजील में किया जाएगा 19वां। ठीक है, और अभी जो हुआ था 18वां जो G20 सम्मेलन जो हुआ था ये कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि G7 शिखर सम्मेलन नेक्स्ट कहाँ होने वाला है 2024 में, तो कहाँ होगा? तो याद रखिए इटली में होगा। नाटो जो है 2024 में कहाँ होगा? तो याद रखिएगा लिथुआनिया में होगा। तो ये सब फैक्ट जो है आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 47 का था कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 महिला एकल पूछा हुआ कि महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपको बताइए कि राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा आर्या सबालेंका, याद रखिए आर्या सबालेंका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये हम बात करते हैं पुरुष एकल का खिताब, ऑस्ट्रेलिया का पुरुष एकल खिताब की अगर बात करते हैं तो नोवाक जोकोविच ने जीता, किसको हराकर? स्टेफानोस सितसिपास को हराया था। ठीक है, अगर वही यहाँ पर देखिए आर्या सबालेंका जो है ये किसको हराई थी? तो याद रखिएगा ई राय बकीना को, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 48 कहता है मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा उड़ीसा सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 49 कहता है न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य देश कौन बना है? बताइए इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर आपके यहाँ बी हो जाएगा मिस्र इसका राइट आंसर, याद रखिए मिस्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर न्यू डेवलपमेंट बैंक के अगर मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय कहाँ? तो संघाई में। कहाँ है? तो संघाई, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 50 कहता है NVS-01 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा GSLV F-12 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 51 कहता है कि बोरेक्स निम्न में से किस धातु का अयस्क आपसे पूछा है कि बोरेक्स जो होता है ये किसका अयस्क है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ये सोडियम का अयस्क, याद रखिए सोडियम का। अब बोरेक्स लिखा तो बोरेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? Na2B4O7 होता है। वाटर कितना होता है? डेका, 10 वाटर का मोलकूल होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 52 कहता है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अल्फा कण समाज गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं तो कणों को उनके वेगों को बढ़ते क्रम में विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा अल्फा कण, न्यूट्रॉन हो जाएगा, प्रोटॉन हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन होता है। राइट आंसर आपके यहाँ पर ये हो। देखिए जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका वेग क्या होगा? अधिक होगा, और जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका वेग क्या होगा? कम होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। 53 कहता है कि श्यानता का गुण पाया जाता है तो किसमें पाया जाता है? तो ये सिर्फ द्रव और गैस में पाया जाता है, यानी लिक्विड और गैस में। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा सॉलिड में ये नहीं पाया जाता। लेकिन अगर बात किया जाए कि इस द्रव और गैस में किसकी श्यानता ज्यादा होता है कम होता है, तो गैस में श्यानता जो होता है द्रव की तुलना में क्या होता है? कम होता है। ठीक है, यानी श्यानता का मतलब होता है बिस्कुट जिस गाढ़ापन जो जितना गाढ़ा होगा वो पहले क्या होगा? स्टॉप। जैसे अगर हम बात करें पानी और शहद को, दोनों को हम चला देते हैं तो पहले कौन स्टॉप होगा? एक साथ दोनों को चला देते हैं, पहला बोलिएगा कि शहद स्टॉप रुक जाएगा। इसका मतलब शहद का क्या हुआ? शहद का जो विस्कोसिटी होगा ज्यादा हुआ किससे? पानी के कंपेयर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 54 कहता है कि लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो आपको पता होना 20 से 120 दिन होता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा 20 से 120 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 55 कहता है कि ऑटो लिखा हुआ कि ऑटो वाहनों में
हाइड्रोलिक ब्रेक जो है कार्य करते हैं, तो आपको बताना है कि इसके प्रिंसिपल पे ये कार्य करता है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा पास्कल के सिद्धांत पे कार्य करता है। अगर वही हम बात करते हैं आर्किमिडीज के सिद्धांत पे, तो जितने भी शिप जो पानी पे चलते हैं वो आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पे ही बनाया गया, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 56 कहता है निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि आपसे पूछा जा रहा है। तो समूहक सदिश राशि, ये भी सदिश राशि, ये भी सदिश राशि। यहाँ पे द्रव्यमान आपको जो दे रखा है ये आपका क्या हो गया, अदिश राशि हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 57 कहता है निम्न में से किसके कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। किसके कारण सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा परिक्रमण के कारण। याद रखिए परिक्रमण के कारण क्या होता है, पृथ्वी जो होता है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। यही परिक्रमण के कारण क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। क्या होता है, ऋतु परिवर्तन। एक होता है दैनिक गति होता है, एक होता है दैनिक गति। दैनिक गति के कारण क्या होता है, दिन और रात होते हैं, दिन और रात होते हैं। तो ये सब फैक्ट जो याद रखिएगा छोटे छोटे। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 58 कहता है आपको यहाँ पर सुमेलित करना है। एक तरफ वैज्ञानिक का नाम दे रखा है, उसी तरफ उसका आविष्कार दे रखा है। अब यहाँ लिखा हुआ जी मार्कोनी ने किसका आविष्कार किया था, तो रेडियो का। तो ए का 1 हो गया। जेल बेड ने किसका, टेलीविजन का, तो एकदम सीरियल बाय दे रखा है। एलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था, तो सीरियल बाय दे रखा है, इसका मतलब सीरियल हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 तो पहले ऑप्शन दिख रहा है 1 2 3 4, ठीक है, राइट आंसर आपका फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 59 कहता है कि हाइड्रोजन गैस भरा गुब्बारा, लिखा हाइड्रोजन गैस भरा गुब्बारा, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। हवा में केवल गुब्बारा तभी ऊपर उठता है जब उसका कुल भार विस्थापित वायु के भार से क्या होता है, बहुत कम होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 60 कहता है, क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी एवं सीधा बनता है। देखिए अवतल दर्पण में, देखिए अवतल दर्पण में अगर आप पढ़े होंगे तो टोटल 6 कंडीशन होता है। 6 कंडीशन में से 5 कंडीशन जो है जिसमें क्या बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। सिर्फ एक ही कंडीशन जो होता है जिसमें क्या होता है, प्रतिबिंब सीधा बनता है और काल्पनिक बनता है। तो कंडीशन कौन सा, देखिए ये हो गया आपका अवतल दर्पण, ठीक है, ये हो गया आपका फोकस। तो वस्तु को जब, ये हो गया आपका दर्पण का पोल, जब वस्तु दोनों के बीच में आएगा यानी फोकस और पोल के बीच में रहेगा तब इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा और सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी और सीधा बनेगा। जब वस्तु अवतल दर्पण के केंद्र पर हो, नहीं। जब वस्तु अनंत पर हो, नहीं होगा, ठीक है। जब वस्तु अवतल दर्पण के केंद्र और फोकस के मध्य में, क्या लिखा, अवतल दर्पण के केंद्र और फोकस के मध्य हो। उसके बाद डी में लिखा हो जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के मध्य हो। हाँ ये सही लिखा है। ध्रुव का मतलब दर्पण का ऐसे पोल हो गया ना, इस पोल की बात करी, फोकस हो गया, यहाँ पर फोकस हो गया इसके बीच, यानी राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। तो एक ऐसा कंडीशन जिसमें क्या होता है, आभासी और सीधा बनता है, बाकी सभी में क्या बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है, ठीक है। चलिए ये आ गया आपका इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है आपका। देखिए यहाँ पर आपको दे रखा सर्किट दे रखा, आपको यहाँ से क्या निकालना है, धारा यानी आई का वैल्यू निकालना है। तो पहले यहाँ पर आर निकाल लीजिए, तो किसी 2 को ले लीजिए, तो यहाँ पर 2 सीरीज में, तो 2 दूना 4 हो गया। अब उसके बाद 4 और 2 को पैरेलल में जोड़ दीजिए, तो 1/4 कीजिए और उसके बाद 1/2, जिसको सॉल्व किया तो कितना है, 2 से ऊपर नीचे यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा, यानी 3/4 आएगा। यानी पैरेलल में निकालिएगा 1 आरपी जो 3/4 आया, तो यहाँ से आरपी आप निकाल लीजिए। आरपी कितना होगा, तो 4 ऊपर जाएगा 3। देखिए पहले हमने क्या किया, पहले दोनों को सीरीज में, तो सीरीज में क्या दोनों को डायरेक्ट जोड़ दिया तो 4 हो गया। अब 4 अभी 2 को लेकर हम इसको पैरेलल में इसको ज्वाइन किया तो कितना आया, रेजिस्टेंस 4/3 आया। कितना आया, 4/3 आया। वोल्टेज आपको दे रखा है, करंट निकालिए, तो आई इक्वल टू क्या होता है, V/R होता है। V कितना हो गया आपका, 2 दे रखा है तो 2 लिख दिया ऊपर। R कितना हो गया 4/3, तो 4 और 3 चला गया ऊपर, काटिए इसको, तो 3/2 यानी 1.5, तो 1.5 राइट आंसर आपका यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 62 कहता है मोमबत्ती के हवा में जलने पर बनने वाला उत्पाद नहीं है, तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर आपका ए, नाइट्रोजन इससे नहीं बनेगा, नाइट्रोजन इससे नहीं बनेगा। बाकी कार्बन ऑक्साइड बन सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन सकता है, काली के रूप में कार्बन भी बन सकता है, राइट आंसर आपके तीनों सही है, लेकिन ये उत्पाद नहीं बनेगा, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 63 कहता है दांतों के इनेमल में कैल्शियम फॉस्फेट मौजूद होता है, जिसकी प्रकृति आपसे पूछा उसकी प्रकृति क्या होता है, तो याद देखो क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय होता है। जिसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है वो क्या होता है, क्षारीय होता है। जिसका पीएच मान जो है 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है, और जिसका पीएच मान 7 होता है वो उदासीन होता है। तो ये सब फैक्ट याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 64 देखिए, निम्नलिखित कथनों में कौन सही, आपको बताने निम्नलिखित में कौन सा यहाँ पे सही है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। सामान्यतः धातु तन्य होते हैं, डक्टाइल होते हैं, या राइट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 65 कहता है कोशिका का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निर्जीव, बताइए कौन सा भाग यहाँ पर निर्जीव है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। रिक्तिका जो है निर्जीव होता है, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 66 कहता है निम्नलिखित में से किसे कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म का भाग यानी साइटोप्लाज्म का
भाग नहीं है, तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर आपके यहाँ पर बी हो जाएगा, नाभिक इसका राइट आंसर। याद रखिए नाभिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सूक्ष्म नलिका जो है सभी जो है साइटोप्लाज्म का भाग है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 67 कहता है कि धमनी जिसको आर्टेरी और सिरा में रक्त का पीएच होता है तो बताना है क्या समान होता है। ध्वनि में अधिक होता है, सिरा में कम होता है, सिरा में अधिक होता है, ध्वनि में कम होता है, या निश्चित नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सिरा में अधिक होता है और ध्वनि में क्या होता है, कम होता है। सिरा में क्या होता है, शुद्ध ब्लड होता है का प्रवाह होता है, ध्वनि में क्या होता है, प्योर ब्लड का प्रवाह होता है, भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। जो फ्रेंड चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए, क्योंकि बेल आइकन प्रेस रहेगा तभी वीडियो जो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 68 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, समुद्री घोड़ा। याद रखिएगा सी हॉर्स जो है वास्तविक रूप से मछली। देखिए इसका नाम भी मछली की तरह नहीं, जो इनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वही बता सकते हैं कि इसमें वास्तविक मछली कौन है। बाकी सब में फिश लगा हुआ है, लेकिन ये सब वास्तविक मछली नहीं, बाकी समुद्री घोड़ा जो है आपका वास्तविक मछली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 69 कहता है कि जंपिंग जिन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, बारबरा मैकलिंटॉक। याद रखिए बारबरा मैकलिंटॉक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 70 कहता है मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्व मात्रा के अनुसार का सही क्रम बताना। आप देखिए तो आप लोगों को तो पता हो कि मानव शरीर में सबसे ज्यादा क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन पहले होगा। एरो ध्यान दीजिए, एरो का साइन दे रखा है ऐसे, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन सबसे पहले होगा, उसके बाद आता है कार्बन का, ऑक्सीजन के बाद कार्बन। तो पहले ऑक्सीजन देखिए तो ऑक्सीजन दो ही ऑप्शन में दे रखा है, ये दोनों में दे रखा है। तो ऑक्सीजन के बाद क्या होना चाहिए, कार्बन। तो यहाँ पर बस कार्बन, उसके बाद सभी आपका सही हो जाए, क्योंकि बाकी कहीं कार्बन नहीं दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पहले ऑप्शन होगा, जैसे देख लीजिए ऑक्सीजन कितना परसेंट होता है बॉडी में, तो 65%। कार्बन की मात्रा कितना होता है, 18%। अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की मात्रा की बात करते हैं तो 10% होता है, उसके बाद 3% होता है। ठीक, इस तरह से आगे की तरफ बढ़ते चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिए। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होता है, उससे कम कार्बन होता है, उससे कम हाइड्रोजन, उससे कम नाइट्रोजन होता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 71 का था निम्नलिखित में कौन सा युग्म पादप हार्मोन से संबंध में सही सुमेलित नहीं बताना। आपको कौन सुमेलित है, यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑक्सीन जो है फल पकाने में। ये गलत, ऑक्सीन जो है फल पकाने में नहीं होता है, ये वृद्धि का यानी वृद्धि वर्धक है, पत्तियों का विलगन रोकना और खरपतवार को नष्ट करना। तो ये आपका गलत है। बाकी सभी से जिब्राइल जो बौने पौधों को लंबा करना है भी सही है। साइटोकाइनिन जो कोशिका विभाजन में भाग लेता है भी सही है। एब्सिसिक एसिड जो है वृद्धि रोधक है, ये भी सही। तो राइट आंसर आपके यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 72 कहता है रासायनिक परिवर्तन जिसको केमिकल चेंज में शामिल आपको बताने के रासायनिक परिवर्तन किसमें है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा अवशोषण या ऑब्जर्वेशन या ऊर्जा की मुक्ति, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 73 कहता है जंग एक मिश्रण है, जंग एक मिश्रण है तो आपको बताना है किसका। जंग को जब हम मिश्रण बोलेंगे तो किसका किसका, इसमें किसका मिश्रण है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा यानी Fe2 और F यहाँ पर लिखा है फेरिक ऑक्साइड और फेरिक यहाँ पर क्या हाइड्रा ऑक्साइड। याद रखिए, तो राइट आंसर आपके यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 74 कहता है कि स्मॉग जो होता है किसका उदाहरण, स्मॉग जो है किसका उदाहरण होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर देखा तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा हवा में बिखरा धुआं, यानी हवा में बिखरा धुआं और पानी। याद रखिए, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। याद रखिए स्मॉग उसी को बोलते हैं। ठीक है, हवा में बिखरा धुआं और पानी का मिश्रण होता है, स्मॉग होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 75 देखिए, इनमें से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक, आपसे ये पूछा जाए विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। तो यहाँ पर समुद्री जल हो जाएगा विद्युत का क्या सर्वोत्तम चालक होगा, क्योंकि इसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होता है। बाकी साधारण पानी होता है, लेकिन यहाँ पर सर्वोत्तम की बात किया जा रहा है। ठीक है, उबला हुआ पानी, लेकिन यहाँ पर आंसू जल तो दम नहीं होगा। आंसू जल यहाँ पर तो दम नहीं होगा, क्योंकि इसमें अशुद्धि की मात्रा लवण नहीं होते हैं, यानी सबसे ये बैड चालक होता है। लेकिन आपसे पूछा सर्वोत्तम चालक, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से हमने आप लोग के साथ 75 क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सेशन आप लोग को पसंद आएगा। पहले क्या कीजिए, खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। 75 में कितने लाते कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और साथ में बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। इसी के साथ वीडियो करते हैं समाप्त।